पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग करने वाला सबसे बड़ा और पुरअसरार शख्स कौन था और इस शख्स को गोल्ड किंग ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये शख्सियत कौन है और किस तरीके से इस शख्स ने पूरी दुनिया में सोने की स्मगलिंग पाकिस्तान से की और पाकिस्तान में भी सोना मंगवाया। बड़े बड़े इक्तिदार के अवानों में इस शख्स की गूंज सुनाई दी और बिलाखिर इसको पाकिस्तानी इदारों ने गिरफ्तार किया। इस शख्स का नाम सेठ आबिद है। प्यारे दोस्तों, सेठ आबिद एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कई अजीब बातें मशहूर हैं। एक वक्त में पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमी कहलाए जाने वाले सेठ आबिद की अब वफात हो चुकी है, लेकिन आज भी इसको पाकिस्तान का पुरअसरार तरीन शख्स समझा जाता है। सेठ आबिद का असल नाम आबिद हुसैन था। ये 1935 के करीब एक गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनकी फैमिली का जानवरों की खालें एक्सपोर्ट करने का बिजनेस था। 1950 में सेठ आबिद के वालिद कराची शिफ्ट हो गए। उन्होंने यहाँ सोने की एक छोटी सी दुकान बना ली। ये वो दौर था जब पाकिस्तान को बने हुए सिर्फ 3 साल हुए थे, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के लोग एक दूसरे के ममालिक में आसानी से आ जा सकते थे। पाकिस्तान में भी उस वक्त सोने की डिमांड बहुत ज्यादा थी। सोना दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में स्मगल होता था। सेठ आबिद के वालिद भी दूसरे लोगों की तरह इंडिया से सोना मंगवाते थे और बेचते थे। सेठ आबिद उस वक्त बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने वालिद के साथ काम करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम काशिफ भट्टी था। ये आदमी बाहर से पाकिस्तान सोना लेकर आता था। सेठ आबिद को उसी आदमी ने सोने के बारे में बहुत कुछ सिखाया। इन लोगों की नजर में ये सोना स्मगल नहीं कर रहे थे, बल्कि सोने की तिजारत कर रहे थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब 1963 में इंडियन एजेंसी ने बताया कि गोल्ड ऑफ किंग पाकिस्तान सेठ आबिद के इंडिया में राब्ते हैं। और इन्हीं दिनों सेठ आबिद के बहनोई को 44 सोने की ईंटों के साथ इंडिया में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल अगले 2 सालों तक सेठ आबिद इंडिया से सोना स्मगल करके समंदर के रास्ते कराची लाते थे। उनका काम बहुत ज्यादा चल रहा था, लेकिन अथॉरिटीज की नजर उन पर पड़ चुकी थी, इसलिए सेठ आबिद ने पंजाब बॉर्डर के जरिए सोना लाना शुरू कर दिया। लेकिन अप्रैल 1958 को कराची कस्टम अथॉरिटीज ने सेठ आबिद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। सेठ आबिद को 5 महीने की जेल हो गई। ये पहली और आखिरी मर्तबा जेल गए थे। अगले 8 सालों में सेठ आबिद का नेटवर्क दुनिया भर में फैल गया था। दुनिया भर से लोग उनके लिए गोल्ड लाने का काम करते थे। कहा जाता है कि सेठ आबिद दिल खोलकर लोगों की मदद करते थे। उस दौर में अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो ये हजारों रुपए ऐसे ही दे दिया करते थे। और कहा जाता है कि सेठ आबिद जब भी किसी फंक्शन या मेहमान नवाजी पर जाते तो इनका ये उसूल था कि पहले मुलाजिमीन वो खाना खाते, उसके बाद सेठ आबिद खाते। ये जरूरतमंद लोगों को उनकी शादियों में सोना भी दिया करते थे। 1964 में सेठ आबिद ने हमजा फाउंडेशन भी बनाई और ये फाउंडेशन उन बच्चों के लिए थी जो बोल और सुन नहीं सकते थे। ये सब बनाने की वजह सेठ आबिद के अपने बच्चे थे। सेठ आबिद के 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 सुन और बोल नहीं सकते थे। सेठ आबिद अक्सर कहा करते थे कि ना तो मैंने किसी का खून किया है और ना ही किसी की जमीन पर कब्जा किया है। मेरा सोने का काम है, मैं इसकी तिजारत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। 1970 की शुरुआत में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में सेठ आबिद पर काफी मुश्किलात आ गईं। उनकी प्रॉपर्टीज को कब्जे में लेकर उन पर मुकदमा दर्ज हो चुकी थी, लेकिन सेठ आबिद को ढूंढा ना जा सका। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद के इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहन के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग और नोटिस के बावजूद सेठ आबिद किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने पेश न हुए। उसके बाद जनरल जियाउल हक का दौर आया और सेठ आबिद ने खुद को हुकूमत के हवाले कर दिया। सेठ आबिद को उनकी प्रॉपर्टीज वापस कर दी गई और ये भी कहा जाता है कि उस दौर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सेठ आबिद का एक बहुत अहम किरदार था। सेठ आबिद कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे। उस वक्त सेठ आबिद के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हो गई, जैसा कि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि अगर मेरे गोल्ड के काम में रुकावट ना डाली जाए तो मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। सेठ आबिद बैनुल अक़वामी स्मगलिंग के उस दौर में कौमी असम्बली समेत बड़े बड़े ऐवानों में उठाया गया था।
اور یہ اس وقت کے اخبارات کی سب سے بڑی ہیڈ لائن اور فرنٹ پیج خبر ہوا کرتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹھ عابد نے گولڈ کا کام ختم کر دیا اور یہ پراپرٹی کے بزنس میں آ گئے۔ 1990 میں سیٹھ عابد لاہور کے سب سے بڑے پراپرٹی ڈیولپر بن گئے۔ ان کا یہ کاروبار ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد چلاتے تھے۔ ایک وقت میں ان کو پاکستان کا امیر ترین آدمی کہا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود سیٹھ عابد نے ایک بہت پر اسرار زندگی گزار دی۔ ان کا انتقال 8 جنوری 2021 کو ہوا۔ مزید کسی ایسے گمنام ہیرو اور ویلن کی ہسٹری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔